देखते हैं डिफ्यूजन। वैसे डिफ्यूजन बहुत कॉमन सी प्रोसेस है। आप बलून को फुलाते हो और कभी कभी हमसे क्या होता है कि वो बंद नहीं होता तो सारी हवा निकल जाती है। ये एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। बलून में जो हवा थी, जैसे हमने उसको छोड़ा तो सारी हवा बाहर निकल गई। या फिर अगर हम बलून में छोटा सा कहीं पे छेद होता है तो हम हवा भरते हैं, उसके बाद निकल जाती है। ये डिफ्यूजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। बेसिकली नेचुरल फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर डेंसिटी डिफ्यूजन कहलाता है। हायर से लोअर डेंसिटी तक जब कोई पार्टिकल मूव करते हैं, वो नेचुरली ऐसा होता है। हमको पार्टिकल को बोलना नहीं पड़ता जाके कि यार तुम लोअर डेंसिटी पे जाओ। जनरली पार्टिकल कोशिश करते हैं कि सब तरफ डेंसिटी बराबर हो। ठीक है। सो बेसिकली डिफ्यूजन तब रुकता है जब पार्शियल प्रेशर, जब अगर गैस के केस में डिफ्यूजन की बात करूं तो डिफ्यूजन तब रुकता है जब दोनों तरफ जहां पे डिफ्यूजन हो रहा है और जहां से डिफ्यूजन हो रहा है, दोनों का पार्शियल प्रेशर बराबर हो। ठीक है। तो देखो, इसमें जो है कनेक्टेड कंटेनर्स में जब हम देखते हैं तब ऐसा होता है। कैसे होता है? सपोज ये मेरे दोनों कनेक्टेड कंटेनर हैं, है ना। एक में मैंने क्या किया है, इस तरफ तो 8.21 लीटर हमने H2 भरी है, इस तरफ 2 into 8.21 लीटर का कंटेनर लिया है, उसमें O2 भरी है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमको देखना है कि डिफ्यूजन कैसे होता है। तो हम ये जो बीच में मैंने वॉल्व लगा रखा है, जो बीच में ये लाइन बन रही है जिससे कि H2 जा नहीं सकता, मतलब H2 इधर से इधर नहीं जा सकता और O2 इधर से इधर नहीं जा सकता। ये जैसे ही मैं वॉल को हटाऊंगा, ये मैंने हटाई, तो फिर H2 और O2 इधर से उधर जाने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, अब हमको इसका एनालिसिस करना है। तो चलो करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से आपको सब समझ आ जाएगा। एक कंटेनर है जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ये जो क्वेश्चन है, इस कंटेनर में 8.21 लीटर की कैपेसिटी, 1 मोल H2 भरा है 300 केल्विन पे, और ये दूसरे कंटेनर के साथ कनेक्टेड है जिसकी कैपेसिटी है 2 into 8.21 लीटर, और इसमें 4 मोल ऑक्सीजन के हैं। तो आपको फाइनल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर बताना है हर कंटेनर का। रूल क्या है, डिफ्यूजन जब तक होगा जब तक कि पार्शियल प्रेशर गैस के दोनों कंटेनर में इक्वल ना हो जाए, मतलब H2 का पार्शियल प्रेशर कंटेनर 1 में और कंटेनर 2 में बराबर नहीं हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमें अगर गैसियस स्टेट में करना है, पहली जो चीज होती है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या पूछा है, और वो निकालने के लिए PV = nRT किस तरह से यूज होगा। देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में हमको बेसिकली जो सबसे पहले पूछा है वो है टोटल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना होगा जब हमने ये जो हमारा वॉल्व है उसको खोल दिया, मतलब ये दोनों आपस में एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डिफ्यूज करेंगी, जब तक कि दोनों का पार्शियल प्रेशर कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में बराबर ना हो। इसलिए हमको अब क्या यूज करना पड़ेगा, PV = nRT, V final = N into R into T। अब अपन ये देखते हैं कि अपने को क्या क्या पता है। टेम्परेचर अपने को पता है, ठीक है, टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है 300 केल्विन। क्या हमको N फाइनल पता है? N फाइनल हमको पता है ये क्लोज कंटेनर है, गैस बाहर नहीं जा सकती, इन दोनों में ही रहेगी जितनी भी रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी हम निकालेंगे, 1 मोल H2 और 4 मोल O2। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 5। 2 वेरिएबल बचे, P फाइनल और V फाइनल। पर हमको V फाइनल भी पता है। देखो, जिस कंटेनर में H2 थी और जिस कंटेनर में O2 थी, अब वो दोनों एक ही कंटेनर हो गए। जो बीच में जो कनेक्टिंग पाइप है उसकी वॉल्यूम को हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फाइनल वॉल्यूम ये नहीं हो जाएगी कंटेनर 1 प्लस कंटेनर 2 की वॉल्यूम जितनी, क्योंकि गैस जो है वो जहां भी उसको जगह मिलेगी पूरी फैल जाएगी, जो भी वॉल्यूम है वो उसको अपनी वॉल्यूम बना लेगी। सो हमको V फाइनल भी पता है जो कि इक्वल है 8.21 प्लस 2 into 8.21 लीटर के, मतलब 3 into 8.21 लीटर फाइनल वॉल्यूम हो गई। अब हम जो है
P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। ये हमने लगाया, देखो सो आया P फाइनल 3 इंटू 8.21, ये वॉल्यूम हमारी फाइनल है, इज इक्वल टू 5 फाइनल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T। इससे हमारा फाइनल प्रेशर आ गया 5 atm। ठीक है, तो ये दोनों गैस मिलके उस एक कंटेनर में जो कि अब एक ही हो गया है उसमें 5 atm का प्रेशर लगा रही है। अब हमसे पूछा है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। H2 का मोल फ्रैक्शन 1/1 + 4 × 5 Na/Nt × Pp, ये पार्शियल प्रेशर होता है। या फिर X से मतलब मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही प्रेशर ऑफ O2 भी आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 विच इज इक्वल टू 4/5 इंटू टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू 5, सो 4 atm। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों गैस जब एक दूसरे के कंटेनर में डिफ्यूज हुई तो फाइनली दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर ये हो गया, H2 का तो 1 atm और O2 का 4 atm। नेक्स्ट है, अब आप एक सर्कमस्टेंसेस अज्यूम करो, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे दो कंटेनर हैं, बीच में मैंने इनके वॉल्व लगा दिया, एक तरफ मैंने O2 और एक तरफ मैंने H2, दोनों के मोल्स इक्वल हैं। मोल्स इक्वल हैं तो टेम्परेचर की कंडीशन सेम है, वॉल्यूम दोनों कंटेनर के बराबर है, तो दोनों का प्रेशर अभी सेम होगा, मतलब O2 का उसके कंटेनर में प्रेशर सेम होगा और H2 का उसके कंटेनर में प्रेशर सेम होगा। पिछले केस में हमने क्या देखा था कि O2 का प्रेशर अलग है, H2 का प्रेशर अलग था, क्योंकि उनकी कंटेनर की साइजेस डिफरेंट थी और नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट थे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर उसमें तो एक कंटेनर में ज्यादा प्रेशर था, दूसरे कंटेनर में कम प्रेशर था, इसलिए प्रेशर चेंज हुआ था। दोनों कंटेनर में सेम प्रेशर होगा तब भी क्या गैसेज इधर से उधर जाएंगी? आंसर है हाँ, क्योंकि फाइनल स्टेट जो होगी ये हटाने के बाद होगी, ये क्या होगी, ये फाइनल स्टेट हमारी होगी। दोनों तरफ 0.5 मोल हो जाएंगे दोनों गैसेस के। H2 गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने O2 गैस क्या कर रही है दूसरे कंटेनर में, वो तो उस कंटेनर में जब तक जाएगी जब तक उसका पार्शियल प्रेशर कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में बराबर नहीं हो जाता, डिफ्यूजन तब तक होता रहेगा। तो डिफ्यूजन को समझने के लिए ये वाले एग्जांपल को रिविजिट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एफ्यूजन। डिफ्यूजन से काफी मिलता जुलता है, इसमें पर एक फर्क होता है। फर्क ये होता है कि इसमें हम जो ओपनिंग करते हैं वो ऑरिफाइस होता है, बहुत छोटी सी ओपनिंग करते हैं। और जनरली जब एफ्यूजन की बात होती है तो एक्सपेंशन जो है गैस का वो वैक्यूम में माना, मतलब डिफ्यूजन जब वैक्यूम में होता है बहुत छोटे से छेद में से, तो उसको एफ्यूजन बोलते हैं। जनरली वैक्यूम लेते हैं, दूसरे में भी हो सकता है पर छेद छोटा होना चाहिए तो फिर एफ्यूजन कहलाएगा। बेसिकली इसको देखते हैं, एफ्यूजन नेचुरल फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू स्मॉल ऑरिफाइसेस। इसमें भी यही होता है कि पार्शियल प्रेशर्स इवेंचुअली सेम हो जाते हैं। पार्शियल प्रेशर का जो होता है वो डिफ्यूजन के केस जैसा ही होता है। अब देखो, ग्राहम एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने नोटिस किया कि अगर मैं मान लो किसी कंटेनर में गैस है, उसमें मैं छोटा सा छेद कर दूं तो गैस किस रेट से बाहर आ रही है उस छेद में से, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके डेटा निकाला तो ये ऐसा कुछ रूल उनके पास आया कि R was proportional to 1/√, डेंसिटी। आइडेंटिकल कंडीशंस हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन गैस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल I√, डेंसिटी K। ये एक्सपेरिमेंटल उन्होंने रूल दिया। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और डेंसिटी तो जो है वो इतना इजी नहीं होता उसको हमको नापना, हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लेके आएंगे जो कि बहुत इजी होगा। चलो कोशिश करते हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन जो है, पहली बात तो वो रिप्रेजेंट करती है मोल ऑफ गैस एफ्यूज और डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, मोल्स कमिंग आउट पर यूनिट टाइम। कोई भी चीज की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
ये वेलोसिटी रहता है। ऐसे ही इसमें भी रेट होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम। अब देखो मोल्स को जो है हम अपने लॉज की मदद से प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम रेट को भी प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में लिखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट बात ये है कि ग्राम्स लॉ को हम कभी भी एक पर्टिकुलर गैस के एब्सोल्यूट रेट को निकालने के लिए यूज नहीं करेंगे। आर प्रोपोर्शनल टू 1/√T था, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वालिटी का साइन लेंगे, तो आर इज इक्वल टू C/√T आएगा। ये जो C है ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो हम जो है ग्राम्स लॉ का यूज जब करते हैं जब हमको दो गैसेस की रेट कंपेयर करनी हो, कि अगर एक सिलेंडर में दो गैस भरी हो तो कौन सी गैस किस रेट से बाहर आएगी, हम ग्राम्स लॉ को उसके लिए यूज करते हैं। उससे उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो हट ही जाता है। कैसे हटता है ये भी देख लेंगे थोड़ी देर में। देखो, so basically it is always used to compare the rate of different gases under identical condition। हमको क्या पता है R1/R2 कितना हो जाएगा, R1/R2 हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन √T1 अपॉन कांस्टेंट अपॉन √D2। कांस्टेंट से कांस्टेंट घटा, और ये क्या हो जाएगा फाइनली √D2 अपॉन D1 के बराबर। सो R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1। अब हम क्या करते हैं, इसको डेंसिटी से हटा के मास में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो डेंसिटी और मास में लाने की इसको कोशिश करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज, हमारा फॉर्मूला क्या था D2/D1, हम इसको H2 की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। हमने इसको H2 की डेंसिटी से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया वेपर डेंसिटी। सो इट इज एज गुड एज √ वेपर डेंसिटी ऑफ 2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ 1। वेपर डेंसिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये बराबर हो गया √M2 अपॉन M1 के। ठीक है, डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों गैसेस के लिए कंटेनर तो सेम ही है, एक ही कंटेनर में से गैस बाहर आ रही है, तो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बनता, M2/V2 अपॉन M1/V1, बट V2 इज इक्वल टू V1, सो ये बनेगा √M2/M1। तो जो हमारा फाइनल लॉ हो गया जिसको हमको याद रखना है, डेंसिटी की टर्म्स में हो गया √D2/D1, वेपर डेंसिटी की टर्म में √वेपर डेंसिटी 2 अपॉन वेपर डेंसिटी 1, और मास की टर्म्स में √M2/M1। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है मास की टर्म्स में जो हमने लॉ लिखा है। सो आपको जो याद करना है, जो रेट का जो हमको लॉ याद करना है, वो हो जाएगा R इज इक्वल टू M2 अपॉन √M2 अपॉन M1। मतलब बेसिकली R1/R2 इज इक्वल टू √M2 अपॉन M1। R1/R2 को हम डिनोट करते हैं R0 से, ठीक है। सो R0 इज इक्वल टू √M2/M1। तो अब सवाल करने से पहले एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो बात यह है कि अगर कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं दी हुई तो हमेशा अज्यूम कर लेना कि जो एफ्यूजन या डिफ्यूजन हो रहा है वो वैक्यूम में हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं हम सवाल। पहला सवाल है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 एंड O2 गैस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अब आपको लॉ क्या पता है, R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। अप्लाई कर देते हैं, सॉल्यूशन आ जाएगा RH2 अपॉन RO2 इज इक्वल टू √MO2 अपॉन MH2 इज इक्वल टू √32 अपॉन 2। तो इसे ये आ जाएगा 16 अपॉन 1। तो आंसर हो गया 4 अपॉन 1। सो रेशियो ऑफ रेट्स हो गया 4:1। नेक्स्ट है, एक सर्टेन टाइम में 8 ग्राम H2 डिफ्यूज हो गई, इतने ही टाइम में कितनी O2 डिफ्यूज होगी ये आपको अब पता लगाना है। अब इसको देखते हैं, RH2 अपॉन RO2 √MO2 अपॉन MH2।
अप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली √MO2/8 इज इक्वल टू 4/1। ये हमने पिछली बार देखा था कि इनकी रेट का रेशियो हमेशा 4:1 आएगा, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो MO2 आ जाएगा 128। 128 ग्राम O2 डिफ्यूज हो जाएगी उतनी देर में जितनी देर में 8 ग्राम H2 डिफ्यूज हुई है। अगला सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 100 ml एक अननोन गैस का डिफ्यूज हो रहा है 10 मिनट में। आइडेंटिकल कंडीशंस में जो ऑक्सीजन है 120 ml ऑक्सीजन को 8 मिनट लगे डिफ्यूज होने में। आपको मोलर मास ऑफ अननोन गैस पता करना है। इस जो ग्राम्स लॉ है इसकी एप्लीकेशन आपको पता लगी कि कितना काम का हो सकता है। अगर आपके पास एक सिलेंडर है और उसमें से आपको पता है एक गैस और दूसरी गैस आपको पता नहीं है कि वो कौन सी है, तो आप ग्राहम्स लॉ लगा के उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। उससे आप उस गैस के बारे में काफी कुछ जान सकते हो। तो चलो करते हैं इसको। बेसिकली व्हाट वी हैव हियर इज R gas upon RO2 is equal to √MO2/m गैस। अब R गैस कितनी है? 100 ml पर 10 मिनट। RO2 कितना है? 120 ml पर 8 मिनट। देखो मैं यहां पे मोल्स और वॉल्यूम को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं, जो अपन कर सकते हैं। V प्रोपोर्शनल टू N को अपन यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको मोल्स के टर्म्स में नहीं वॉल्यूम के टर्म्स में जाओ तो आप डायरेक्टली मोल्स की जगह वॉल्यूम रिप्लेस कर सकते हो। सो बेसिकली 100/10/120/8 इज इक्वल टू √32/m गैस। m गैस इससे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 72 ग्राम्स। सो 72 ग्राम्स का मोलर वेट की गैस है। इस क्वेश्चन को देख के आपको ये तो लग ही गया होगा कि यार अब मोल कंसेप्ट को फिर से यूज करना पड़ेगा। चलो तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि सैंपल ऑफ SO3 गैस जो है वो डिफ्यूज करता है डिसोसिएशन के बाद। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अल्फा यूज आने वाला है। डिसोसिएशन के बाद वो 0.5 टाइम्स मतलब आधी रेट हो जाती है उसकी CH4 के कंपैरिजन में डिफ्यूज करने की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पूछा है। अच्छा भाई ठीक है, तो पहले तो अपन अपना रूल लगा लेते हैं। सो द रूल विल बिकम RCH4 अपॉन R मिक्सचर, इसको लिख देते हैं क्योंकि डिसोसिएट हो जाएगा तो कुछ SO3 बचेगा, कुछ जो भी बचेगा हमारे पास उसके आगे, ठीक है, SO2 और O2 कुछ कुछ बचेगा। सो ये हो जाएगा, प्रेशर सेम है तो P1/P2 का फैक्टर तो नहीं आएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इनवर्स ऑफ मास के रेशियो के बराबर। तो M ऑफ मिक्स अपॉन M ऑफ CH4। सो ये कितना है? ये तो आता है, देखो मैंने RCH4 अपॉन R मिक्स किया है तो CH4 तो जो है 2 गुना तेज होगी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2, है ना? हाफ मत रख देना, यहाँ पे देखना कि मैंने ऊपर क्या लिखा है, ठीक है। सो कैपिटल M से हम उसको डिनोट करते हैं 16, तो बेसिकली 4 इज इक्वल टू M अपॉन 16। सो M मिक्स जिसको मैंने सिर्फ M से बोला है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 64। तो अब देखो 64 है, अब SO3 गैस है, SO3 का मास कितना होता है? SO3 का मास होता है 80, है ना? H का 32, 3 O का 16 इंटू 3 48, इसको आप जोड़ोगे तो 80 के बराबर मास आ जाएगा। अब क्या करें? इसका मतलब SO3 डिसोसिएट तो हुई है, तो हम जो है मोल कंसेप्ट से सीखे हुए अपने स्टैंडर्ड अप्रोच लगाते हैं। हम बोलते हैं भैया SO3 था, कुछ डिसोसिएशन इसका SO2 प्लस हाफ O2 में हुआ, हमने अज्यूम कर लिया कि कुछ डिसोसिएशन हुआ, तो कितना डिसोसिएशन हुआ वो हम अल्फा से निकाल लेंगे। अज्यूम कर लो कि शुरू में एक ही मोल था, हमारा काम चल जाएगा उससे। तो 1 0 0 कितने T इज इक्वल टू 0 है। फिर उसके बाद जब भी T इज इक्वल टू T पे डिसोसिएशन हो गया तो मान लो अगर इसके अल्फा मोल गए तो SO2 के कितने हो जाएंगे? SO2 के हो जाएंगे अल्फा, और इसके कितने हो जाएंगे? O2 के अल्फा/2। ये T इज इक्वल टू T पे ऐसा होने वाला है। तो बस
तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखो अब इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल जो मोल्स है या टोटल जो मास है वो तो कंजर्व रहने वाला है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। सो पहले 1 मोल था, ठीक है, मास था 80 इज इक्वल टू, अब टोटल मिक्सचर के कितने मोल हो गए? टोटल मिक्सचर के मोल हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू मिक्सचर का मास कितना निकाला हमने? फ्यूजन डिफ्यूजन का लॉ यूज करके हमने मिक्सचर का मास निकाला 64। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 80 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू 64। सो 5 बाय 4 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू अल्फा, है ना? तो 5 बाय 4 माइनस 1 कितना होता है? वो होता है 1 बाय 4 इंटू 2। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई। अब इस क्वेश्चन का आप इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि कौन सा कंपाउंड कितने लेवल तक डिसोसिएट हुआ है, तो उस कंपाउंड को आप क्या करो, जब भी वो मतलब उसको वो डिकम्पोज हो चुका है, जितना भी इसको होना था, उसको एक नोन गैस के साथ, जिसका मास आपको पता है, एक डब्बे में डाल दो, पिन होल कर दो, तो वहां से डिफ्यूज होने लगेगा। तो आपको रेट मेजर करना तो आपके हाथ में, तो आपको इससे मास पता लग जाएगा। तो ये जो है इसकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसकी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही शानदार है। इसने हमसे बोला है कि एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब है, तो पहले अपन एक ग्लास ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब हमारी बन गई। इसका एक इनलेट है एक्स, एक इनलेट है वाई। बहुत बढ़िया भैया, एक इनलेट है एक्स, एक इनलेट वाई। टोटल लेंथ इनकी है 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर इनकी टोटल लेंथ है। अब ये हमसे बोल रहा है कि एक एंड से HCl को भेजा है, मान लो वो ये वाला एंड है, दूसरे एंड से NH3 को भेजा है, मान लो वो वाई वाला एंड है, ठीक है। मतलब इसने बोला है कि HCl गैस को X से भेजा है और NH3 गैस को Y से भेजा है, और उनके प्रेशर भी इन्होंने दिए कि HCl जो है वो 1.2 ATM से गई है और NH3 जो है वो किससे गई है? NH3 1 ATM से गई है। उसने वो अब बोला है कि व्हाइट फ्यूम्स पहले अपीयर करते हैं एट अ डिस्टेंस L इनसाइड दी ट्यूब। अब उसने बोला है कि L डिस्टेंस पता करो फ्रॉम X। सो बेसिकली यहां पे कहीं पे जो है HCl और NH3 मिल रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस है, सो दिस डिस्टेंस, ये पॉइंट L इसने बोला है, तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं X। तो बेसिकली हमको X पता करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ग्राहम्स लॉ लगाना है। क्योंकि ग्राहम लॉ क्यों लगाना है? पहला क्वेश्चन तो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने को आंसर करना है कि इस क्वेश्चन में अपन ग्राहम लॉ क्यों यूज करें। ग्राहम लॉ हमसे क्या कहता है ये देखते हैं। ग्राहम लॉ हमसे बोलता है कि रेट ऑफ, लेट्स से रेट ऑफ जो हमारा है HCl अपॉन रेट ऑफ NH3। इसका क्या मतलब है भाई? रेट ऑफ HCl का मतलब है रेट समथिंग पर यूनिट टाइम। इसमें डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, बेसिकली स्पीड होती है। रेट जो है हम अभी मान सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस बाय HCl अपॉन T, टाइम सेम है। देखो जितने टाइम में HCl यहां से L तक पहुंच रहा है, उतने टाइम में NH3 भी Y से L पे पहुंच रही है। सेम टाइम में ये दोनों L पे मीट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय NH3 इंटू T से T में काट दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस बाय HCl अपॉन डिस्टेंस बाय NH3 आ जाएगा। तो यही तो हमको निकालना है। तो जब भी मैंने एक एंड से कुछ डाला, दूसरे एंड से कुछ डाला, और ये दोनों एग्जैक्टली किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं हमको ये निकालना है, तो ग्राहम्स लॉ का आप यूज करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा? अब देखो दोनों का प्रेशर अलग अलग है। सो P1 बाय P2, जहां पे 1 मेरा HCl है तो इसको 1, और 2 मेरा NH3 है तो ये 2, P1 बाय P2 इंटू अंडर रूट मास का अपोजिट रेशियो। सो NH3 का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का मास बोलो 14, H का मास कितना भैया? 1, तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 17।
HCl, Cl 35.5, हाइड्रोजन 1, सो 36.5। P1 भी पता है, P2 भी पता है। P1 है 1.2 और P2 है 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये x है, DHCl हमने माना है कि ये x डिस्टेंस पे, ये टोटल डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 200 माइनस x, सो x अपॉन 200 माइनस x इज इक्वल टू P1 बाय P2। P1 कितना है? 1.2, और ये वाली क्वांटिटी तो अंदर वही रहेगी, तो 17 अपॉन 36.5। ये जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 90.047 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू इतना हमारा x आ गया। तो व्हाइट फ्यूम्स जो आपको दिख रहे हैं वो आपको x से, कैपिटल X से कितने डिस्टेंस दूरी पे दिखेंगे? 90.047 सेंटीमीटर पे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात ये है कि ये मिड पॉइंट पे नहीं मिलके थोड़ा सा HCl की तरफ मिल रहे हैं। देखो HCl का मास ज्यादा है, तो बेसिकली यहाँ पे ये P1 पे P2 पे भी डिपेंड कर रहा है और मास पे भी डिपेंड कर रहा है। सो जो हमारा प्रोडक्ट आया उससे हमें ये पता चला कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनिशियल प्रेशर को और मास को ध्यान में रखते हुए, HCl जो गैस है वो धीरे मूव कर रही होगी, इसलिए वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी। NH3 गैस है वो ज्यादा तेज भाग रही होगी, तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। अभी तक हमने जो भी कंसिडर किया है वो कंसिडर किया है ग्राम्स लॉ में आइडेंटिकल कंडीशंस के लिए। आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब क्या है? आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब ये है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स सब के सब सेम। पर अब देखो इसमें जो वॉल्यूम है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में से या फिर एक ही वेसल में से तो हमने छेद किया है, वहीं से दोनों गैस बाहर आ रही है, तो दोनों गैस की वॉल्यूम वो कंटेनर की वॉल्यूम रहेगी। अब हम क्या करते हैं? हम टेम्परेचर सेम रखते हैं बट प्रेशर को चेंज कर देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी रेट है मोल्स पर यूनिट टाइम में वो किस तरह से चेंज हो रही है। जब आइडेंटिकल कंडीशन थी तो सिर्फ मास पे डिपेंडेंट थी, √m2/m1 इज इक्वल टू R1/R2 आ रहा था। तो जब हमने प्रेशर चेंज किया तो अब किस किस पे डिपेंडेंस आ रही है ये देखते हैं। सो R प्रोपोर्शनल टू आता है P/√m। एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया कि R अब प्रोपोर्शनल हो गया है प्रेशर के और √m के। अगर आप सोचो तो ये काफी लॉजिकल भी है। जो गैस वॉल्स पे जितना प्रेशर लगाएगी उस छेद में से वो उतनी जल्दी जाने की कोशिश करेगी, उतनी ज्यादा दम लगा के जाने की कोशिश करेगी, तो R को प्रेशर के प्रोपोर्शनल तो आना ही था, है ना। तो अब हम इस लॉ को एक्सटेंड कर लेते हैं। हमने क्या देखा था कि हम कभी भी एब्सोल्यूट पे कमेंट नहीं करते, हम दोनों को कंपेयर करते हैं दो गैस को। सो R1/R2 विल बिकम P1/P2 √m2/m1। ये हो गया हमारा नया लॉ। अब देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मैंने प्रेशर चेंज किया तो प्रेशर चेंज कैसे किया? वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रेशर चेंज करने का एक ही तरीका है, मोल्स चेंज कर दें, और P प्रोपोर्शनल टू N होता है। सो R1/R2 becomes N1/N2 into √m2/m1। सवाल करते हैं। पहला सवाल है, एक वेसल है जिसमें हीलियम है 4 atm पे और मीथेन है 20 atm पे। अब मैंने उसमें एक पिन होल कर दिया, तो फिर ये बताओ कि कंपोजिशन ऑफ गैस, जो बाहर आ रही है गैस, उसका कंपोजिशन क्या होगा? बस कुछ नहीं है, इसमें तो सिंपल सा हमको लॉ लगाना है। ये लॉ हमारे सामने आ चुका है, इस लॉ को लगा देंगे। सो RHE/RCH4 विल बी इक्वल टू 4/20 इंटू √16/4। सो दिस इज 1/5, है ना, 4/20 इंटू क्या 4/2। सो बेसिकली आंसर आ जाएगा 2/5। चलो अब आगे करते हैं। अब आगे जो सवाल है वो बहुत मजेदार सवाल है, मेरे को काफी पसंद है ये सवाल। सवाल एक तो बहुत बड़ा है, इसे डरने का नहीं, सिंपल भाषा में समझते हैं अपन। देखो ये है इनिशियल कंडीशन है ये कि हमने यहाँ पे ये वॉल से बंद कर रखा है, 2 मोल D2 और 4 मोल H2 है। अब हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए इस कंटेनर के वॉल को हटा दिया।
तो कुछ मोल D2 और कुछ मोल H2 चले जाएंगे, है ना, जो दूसरा कंटेनर है जिसमें कोई नहीं है अभी, वहां पे चले जाएंगे। फिर हमने कुछ टाइम बाद इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो अब सिचुएशन कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब एक असली बात आती है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट लॉ लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व आपको ही करना है। मैं आपकी इतनी सी मदद करूंगा कि आपको एक हिंट दे दूंगा। आपको फाइनली क्या पता लगाना है कि जब हमने कंटेनर को बंद किया तो जो कंटेनर में इनिशियली 0 मोल H2 और 0 मोल D2 थे, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमने वॉल्व को खोल के बंद कर दिया, तब उसमें लाइटर गैस का कंपोजिशन कौन सा होगा। D2 और हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो ये D2 गैस है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो, अब क्या हुआ, RH2 अपॉन RD2 हमको पता है किसके बराबर होता है, NH2 अपॉन ND2 अंडर रूट MD2 अपॉन MH2। ये हमारा लॉ हो गया। हमको फाइनल कंपोजिशन में लाइटर गैस का परसेंटेज निकालना है। अब इसमें तो कहीं पे बात ही नहीं, जो NH2 और ND2 है ये तो इनिशियल मोल्स हैं, इनका हमको करना नहीं है। तो हम ये वाले रेट लॉ से हमारे फाइनल नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिलेट करें, यहां पे ये क्वेश्चन है। उसको रिलेट करने का तरीका आपको R की डेफिनेशन में मिलेगा। R क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम। सपोज हमने हमारे वॉल्व को एक T टाइम के लिए खोला था, तो उस T टाइम में मान लो N डैश मोल्स जो हैं वो एफ्यूज हो गए। सॉल्यूशन निकाल दिया है मैंने वैसे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हमको फाइनली क्या रिलेट करना था कि कितने मोल्स उधर गए, इसको हमको जो हमारी स्क्रीन पे अभी हमारे सामने है रेट लॉ, उससे रिलेट करना था। सो बेसिकली RH2 इज नंबर ऑफ मोल्स एफ्यूज्ड पर टाइम, RD2 is number of moles of D2 effused per time। तो यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इक्वल टू N डैश H2 अपॉन T अपॉन N डैश D2 अपॉन T, जहां पे N डैश H2 जो है वो मोल्स एफ्यूज्ड है इन टाइम T। सिमिलरली N डैश D2 भी वही है, मोल्स एफ्यूज्ड ऑफ D2 इन टाइम T। ये जो लिखा है आपके सामने, इसको यूज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलो तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो करें वाला क्वेश्चन सॉल्व। देखो, ये हमारी कंडीशन है फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में उसने हमसे क्या बोला है कि कुछ अमाउंट ऑफ D2 कुछ अमाउंट ऑफ H2 इधर बच गया, और बाकी H2 हमको पता नहीं है, वो हमको निकालना है। फाइनल स्टेट में जो राइट में हमारे कंटेनर है, वो जो है उसमें 4 ग्राम ऑफ D2 है, और हमने सॉल्यूशन क्या निकाला था, हमने बोला था देखो ये, इसके बाद ये, तो हम इसके मदद से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अब ये देखते हैं। देखो, परसेंटेज मोल ऑफ H2 सेकेंड कंटेनर में होगा N डैश H2 अपॉन N डैश H2 प्लस N डैश D2 इंटू 100। इसका मतलब हमको N डैश H2 और N डैश D2 की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में आपको N डैश D2 की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि आपसे बोला है कि 4 ग्राम D2 उधर गया। 4 ग्राम D2 मतलब 1 मोल D2 है ना, तो वो उधर गया। तो N डैश D2 हमें पता है, N डैश H2 निकालना है। अब आप ये जो रेट लॉ लिखा है, इसमें आपको NH2 पता है, इनिशियल मोल्स ऑफ H2 पता है, इनिशियल मोल्स ऑफ D2 पता है, मास ऑफ D2 वो भी पता है, मास ऑफ H2 वो भी पता है। तो किसका वेट कर लो, अप्लाई करो और N डैश H2 निकालो। दो भाई निकाल लिया हमने, ठीक है, T से T कैंसिल किया, ये फॉर्मूला आया, वैल्यूज डाली, तो NH2 था 4, ND2 था 2 अंडर रूट 4/2 M ऑफ D2 अपॉन M ऑफ H2 अंडर रूट में। तो ये आ गया इज इक्वल टू N डैश H2 अपॉन 1। क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू N डैश D2 है। बस
एन डैश H2 की वैल्यू आ गई 2√2। अब हम उसको जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है एन डैश H2 अपॉन एन डैश H2 प्लस एन डैश D2 into 100 वाला उसे पुट कर देंगे। सो हमारा काम हो गया 2√2 अपॉन 2√2 प्लस 1 into 100। इससे एक परसेंटेज आएगी विच विल बी इक्वल टू 73.87%। ये देख के मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं ग्राहम्स लॉ की मदद से क्या कर सकता हूं। आपको आई? अभी बताता हूं। देखो, इनिशियली 2 मोल D2 थे, 4 मोल H2 था। जरा H2 की परसेंटेज निकालना तो H2 की परसेंटेज आती है 66.66%, 4/6। जब मैंने एक बार उसको एफ्यूज कराया थोड़ी देर के लिए और उस कंटेनर में देखा जिसमें वो एफ्यूज हुई थी, तो H2 की परसेंटेज बढ़ के 73.87% हो गई है। इसका मतलब जब मैंने एक बार एफ्यूज कराया तो लाइटर गैस की परसेंटेज बढ़ गई। अगर मैं वापस से एफ्यूज करा दूंगा तो फिर से बढ़ जाएगी। ये एक एप्लीकेशन होती है ग्राहम्स लॉ की, जिसकी मदद से हम पता क्या करते हैं। अभी हमने, अगर आप ध्यान से देखो तो आइसोटोप और गैस को अलग किया। आइसोटोप और एटम को हमने थोड़ा सा उनके रेशियो में इंप्रूवमेंट लाया। इसकी एप्लीकेशन होती है ये एनरिचमेंट फैक्टर या फिर आइसोटोपिक सेपरेशन फैक्टर। ये हम निकाल सकते हैं। आइसोटोप को सेपरेट करने की एक टेक्निक हमें मिल चुकी है। चलो देखते हैं कैसे। when two gases present in a container are allowed to diffuse in another container, then gas having lower molecular mass will diffuse more. उसकी रेट ज्यादा आएगी, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। तो if this process is continued for a large number of steps, तो हर बार उसकी परसेंटेज इंप्रूव होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी। बहुत टाइम बाद हमें एकदम काफी प्योर जो है लाइटर गैस मिल सकती है। तो वो उसके आइसोटोप से अलग हो गई, है ना। अब हमें मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जहां पे हमको लाइटर गैस एकदम प्योर अमाउंट में चाहिए। नेचर में जनरली क्या है, गैस उसके आइसोटोप्स के साथ मिलती है। तो फिर हम ग्राहम्स लॉ को यूज करके उसको कंटेनर में पास करा के एफ्यूज करा के प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, hence in the last container amount of lighter gas is larger as compared to heavier gas। मैं क्या बात कर रहा हूं वो है ये, आपके पास इतने सारे कंटेनर हैं, आप उसमें एक एक करके एफ्यूज कराते जा रहे हो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, nth स्टेप। nth स्टेप के बाद सपोज करो फाइनली आपको जो मोल्स हैं वो है Na of N एंड Nb N। ये हमने नॉमेनक्लेचर किया है, ठीक है। अब Ma Mb से बड़ा है, सिमिलर कंडीशंस ऑफ P and B के लिए। तो हमें क्या पता है कि Nb N जो होगा वो Na N से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अगर मास ऑफ A मोर देन मास ऑफ B है तो मोल्स ऑफ B मच मोर देन मोल्स ऑफ A होंगे लास्ट स्टेप के टाइम। तो एनरिचमेंट फैक्टर जो होता है वो डिफाइन होता है कैसे, रेशियो ऑफ फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर विद इनिशियल मोल रेशियो ऑफ द मिक्सचर। इसको कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। देखो हमें क्या होता है, RA/RB इज इक्वल टू Na/Nb अंडर रूट Mb/Ma N-A अपॉन N-B अपॉन T अपॉन T। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जहां पे N-A क्या है, फर्स्ट स्टेप के बाद जो मोल्स हैं हमारे गैसेस के जो एफ्यूज हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो N-A अपॉन N-B इज इक्वल टू Na/Nb अपॉन अंडर रूट Mb/Ma, ये हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, एक बार और प्रोसेस कर रहा हूं तो सेम फॉर्मूला आएगा N-A अपॉन N-B इज इक्वल टू N-A अपॉन N-B इंटू अंडर रूट Mb/Ma। उनका मॉलिक्यूलर मास तो चेंज हो रही है, मोलर मास तो वो तो वही रहेगा, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, N-A अपॉन N-B की वैल्यू जस्ट इसके ऊपर लिखी हुई है, देखो जरा उसको सब्स्टिट्यूट करें तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा Na अपॉन Nb इंटू Mb अपॉन Ma, क्योंकि वो अंडर रूट Mb अपॉन Ma इंटू अंडर रूट Mb अपॉन Ma हो गया। अब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अंडर रूट गायब हो गया, अंडर रूट का स्क्वायर खत्म हो गया वो, तो ये आया। ऐसे ही आप इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करते जाओ बस, तो आप फाइनली यहां तक पहुंचोगे।
एनरिचमेंट फैक्टर जो है वो बराबर आ जाएगा √MB/MA की पावर n। 2 स्टेप कराए थे तो n क्या था, 2 था तो वो हट गया था, तो वो बराबर आ जाएगा MB/MA के। 4 स्टेप कराओगे तो MB/MA का स्क्वायर। ऐसे जितने स्टेप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा एनरिचमेंट गैस का होता जाएगा। तो इस पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। N2H2 का मिक्सचर है, इनिशियली मास रेशियो था 196:1। हम चाहते हैं कि इसको 1:14 में लेके आए, तो कितने स्टेप करने पड़ेंगे, कितनी बार इनको एक्यूज कराना पड़ेगा, ये अब हमको देखना है। एनरिचमेंट फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। इनिशियली क्या था 196:1, फाइनली क्या है 196/28 कितना होता है 7। मोल्स निकालने पड़ेंगे ना, मास में दिया है आपको तो, और हमको जो फॉर्मूला आता है एनरिचमेंट फैक्टर का मोल्स में, तो मोल 7 और H2 का मोल हाफ। तो रेशियो कितना हो जाएगा, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स में रेशियो हो जाएगा 14/1, ठीक है, और फाइनली हमको क्या चाहिए 1/14। सो ये हो गया, ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1/14 इज इक्वल टू NA/NB √MB/MA की पावर n। इससे n निकल के आ जाएगा 4। तो ये आप पहले से ही बता सकते हो बिना एक्सपेरिमेंट करे कि वो कितने स्टेप बाद आपको कितनी प्योरिटी मिलने वाली